हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी ये जो सीरीज़ शुरू की है जहां हम एमसीक्यूज़ डील कर रहे हैं फॉर सितंबर 2020 सीएमए फाउंडेशन पेपर, उसकी आज हमारी थर्ड सीरीज़ है जहां पे हम इकोनॉमिक्स डील करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के पहले हमने अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग की एक एक ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ये सारे क्वेश्चंस ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। रीज़न बीइंग ये सारे क्वेश्चन आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के ही हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए सीएमए इंस्टीट्यूट ने इसको अपलोड किया हुआ है और ये क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप जाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो अब हम लोग आज इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में ओवरऑल हम लोग 25 क्वेश्चंस नहीं लेके 30 क्वेश्चंस लेंगे, रीज़न बीइंग थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे थे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डैश पार्ट्स A2, B3, C4 और D5, बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा 4, क्योंकि पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे अबाउट सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हमें पता है कि आप लोगों को याद होगा, फिर भी देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे कि सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर है हमारा प्रोडक्शन। ठीक है, कि हमने बनाया। दूसरा इसको बांटना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट कई बार हम लोग इसका कंजम्पशन भी करते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं, तो एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। देखा जाए तो ये 4 सब्जेक्ट मैटर है जिस पे हम लोग इकोनॉमिक्स को डील करते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में ओवरऑल ये 4 ऐसे मैटर्स हैं ना जिनको हम लोग को डील करना होता है। प्रोडक्शन दैट इज़ बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन उसको बांटना, एक्सचेंज कई बार क्या होता है कि कुछ गुड्स आप हमें देते हो और उसके बदले में कुछ गुड्स हम आपको देते हैं, एंड लास्ट कई बार हम जो बनाते हैं उसी का सेल्फ कंजम्पशन भी करते हैं। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, The concept of consumer surplus was introduced in economics by Professor Robbins, Professor Samuelson, Professor Smith और Professor Marshall। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, प्रोफेसर मार्शल, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? मार्शल ने। और कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस मतलब सिंपली कि कई बार जब हम मार्केट में जाते हैं गुड्स लेने के लिए तो कुछ गुड्स के लिए हम ज़्यादा पे करने को रेडी हैं। लेट्स से कि हम 50 रुपीज़ पे करने को रेडी हैं, बट वो गुड्स हमें मार्केट में सिर्फ 40 रुपीज़ का मिल जाता है। तो ये जो 10 रुपये मेरा बच रहा है ये मेरे लिए क्या है? दैट इज़ कंज्यूमर के लिए क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं सो दैट ये भी आपको यहीं पर लर्न हो जाए। वॉट बायर इज़ विलिंग टू पे, है ना, मतलब हम कितना पे करने को रेडी थे? 50 रुपीज़ माइनस वॉट ही एक्चुअली पेज। हमने एक्चुअल में कितना पे किया? सिर्फ 40। तो इसका मतलब ये जो 10 रुपीज़ वापस मेरे बच गए यही तो मेरे लिए सरप्लस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5 then the commodity is luxury, necessary, inferior और given। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। 0.5 मतलब क्या? 0.5 मतलब हमसे कह रहा है कि जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है। ठीक है, और लेस देन 1 मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा 10% से तो डिमांड बट ऑब्वियस डिक्रीज़ होगा। पर क्या 10% से होगा? नहीं, उससे कम रेट पे होगा। ठीक है, ऐसा कब होता है? ऐसा जनरली होता है नेसेसरी आइटम्स में। लेट्स से अगर हम बात करते हैं वीट की। ठीक है, वीट की अगर बात करो, मान लो वीट की प्राइस पहले 10 रुपये थी और अब उसकी प्राइस 12 रुपये हो गई है ना, तो नो डाउट हमारी डिमांड डिक्रीज़ होगी। बट क्या हम वीट खाना बंद कर देंगे? हम रोटी बनाना थोड़ी बंद कर देंगे बेटा, रोटी तो बननी ही बननी है। ठीक है, तो ये बोला है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो नो डाउट डिमांड डिक्रीज़ होगी, बट उतनी नहीं होगी, उतने प्रपोर्शन से नहीं होगी जितनी हमारी प्राइस डिक्रीज़ हुई है। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ नेसेसरी, और नेसेसरी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं वीट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ रेयर कॉइन्स सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजेंटल, वर्टिकल, बैकवर्ड बेंडिंग और पॉजिटिवली स्लोप्ड।
इसका आंसर क्या होगा बेटा? वर्टिकल। रीजन बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा अबाउट रेयर कॉइन्स। अब देखो रेयर कॉइन्स मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, या कह सकते हो अनकॉमन है ना? मतलब जिनके पास है बस उन्हीं के पास है। क्या आप उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। तो उस केस में ये बताया गया कि अगर मान लो हम रेयर कॉइन की प्राइस बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो क्या सप्लाई बढ़ना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि जो अनकॉमन है दैट इज़ रेयर कॉइन, अगर आप चाहो भी तो आप उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। रीज़न बीइंग कि वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसका कर्व कैसे बनेगा? लाइक दिस, दैट इज़ वर्टिकल। ठीक है, कि हम इसकी कितनी भी प्राइस बढ़ा लें बट कभी भी आप इसकी अगर बात करो तो इसकी सप्लाई को आप नहीं बढ़ा सकते। आप इसकी प्राइस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बट क्या सप्लाई बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ किसके बारे में पूछा था? रेयर कॉइन्स के बारे में। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक, तो सिंपली याद रखना कि वो चीज़ जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ा दें, कोई भी उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकता। रीज़न बीइंग कि वो मार्केट में उतना अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि वो बना करके तो बेच नहीं रहे बेटा। रेयर कॉइन्स है तो जिनके पास पहले का पड़ा होगा सिर्फ उन्हीं के पास होगा। नेक्स्ट, when the price elasticity of demand is equal to 1, the demand curve is rectangular hyperbola parallel to the horizontal axis, parallel to the vertical axis or negatively sloped straight line। तो बट ऑब्वियस इसका आंसर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या पूछा है? इक्वल टू 1 पूछा है ना, तो देखो इस तरीके से हमारा कर्व बनता है एंड ये जो इसके बीच में रेक्टेंगल्स बनेंगे ये हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है वो देखो, इट इज़ अ कर्व। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं सो दैट तुम लोग कहीं नोट डाउन कर लो। इट इज़ अ कर्व अंडर विच all rectangular areas are equal। हमने क्या बोला? हम कह रहे हैं कि अगर ये 1 के बराबर है इसका मतलब ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल बन रहा है, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसके सारे एरियाज क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, और 1 में हमेशा इसी तरीके से कर्व बनता है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व जिसके अंडर जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल इन द सेंस व्हाट? 1 है ना, तो 1 मतलब क्या होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी 10% से तो डिमांड डिक्रीज तो होगी बट एग्जैक्टली 10% से डिक्रीज होगी। तो बट ऑब्वियस हमारा रेक्टेंगल कैसा बनेगा? इक्वली ना बनेगा। बनेगा कि नहीं? देखो हम कह रहे हैं कि अगर मान लो पहले इतनी ये प्राइस थी, ये डिमांड था। ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ 10% तो डिमांड इंक्रीज होगी 10% होगी। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल बन रहा है बट ऑब्वियस इसके एरियाज इक्वल होंगे। रीजन बीइंग कि प्राइस एंड डिमांड में इक्वल परसेंट का चेंज हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर कैपिटल और बैंक लोन। इसका आंसर क्या होगा? डी, बैंक लोन। हमें पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इसका मतलब बैंक लोन इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मिल, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रिकार्डो और प्रोफेसर स्मिथ। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोफेसर मार्शल, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछा है। अगर वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो वेरिएबल प्रोपोर्शन किसने दिया है? प्रोफेसर मार्शल ने। और एक लॉ था हमारे पास, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, याद होगा होपफुली। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बेटा किसने दिया है? हिक्स एंड एलेंस ने। हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस दिए हैं ना उसी को कवर नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो भी लर्न कराते चल रहे हैं, क्योंकि 2 ही लॉ है, एक तो वेरिएबल प्रोपोर्शन है और एक तुम्हारा रिटर्न टू स्केल है। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन के केस में क्या है? प्रोफेसर मार्शल ने वेरिएबल प्रोपोर्शन दिया है एंड रिटर्न टू स्केल किसने दिया है? हिक्स एंड एलेंस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन नेवर बिकम जीरो? एवरेज कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इसका आंसर क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। रीज़न बीइंग अगर हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट की भी बात करें तो फिक्स कॉस्ट हमारा इस तरीके से बनेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि वो पर यूनिट कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप 0 यूनिट बनाओ या 1000 यूनिट बनाओ, आपकी फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहेगी। ठीक, तो ये कभी भी 0 को टच नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिक्स कॉस्ट।
नेक्स्ट, all the factors of production become variable in the short run, long run, very short run और very long run। इसका आंसर होगा बी, लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ चाहे लैंड की बात करो चाहे लेबर की बात करो, हम सब क्या मानते हैं कि ये वेरिएबल है। लॉन्ग रन मतलब हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम पीरियड अवेलेबल होता है कि लेबर तो नो डाउट वैसे भी वेरिएबल है और लैंड भी हम चाहें तो फिर परचेज कर पाएंगे। देखो शॉर्ट रन में क्या होता है कि तुम्हारे पास 2-3 महीने का टाइम होता है, तो अब 2-3 महीने में तो बड़ा वैसे हम लैंड नहीं खरीद सकते, है ना। इसीलिए बोला गया है कि लॉन्ग रन, क्योंकि वो इतना लंबा टाइम पीरियड होता है कि अगर हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक नए लैंड की ज़रूरत होगी तो हम लैंड भी परचेज कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शॉर्ट रन। नेक्स्ट, marginal cost is defined as the change in total cost due to 1 unit change in output, the change in total cost due to 1 unit change in input, the ratio of total cost to total output or the ratio of total cost to total input। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। सिंपली हम लोग ये करते हैं ना कि हम लोग आउटपुट लेते हैं और टीपी लेते हैं, टीसी लेते हैं। मान लो आउटपुट हमारा पहले 1 है तो हमारे टोटल कॉस्ट आ रही है 10, आउटपुट 2 हो गया तो टोटल कॉस्ट है 12। तो ये जो एडिशनल कॉस्ट है 2 रुपये की एक आउटपुट पे, यही तो मार्जिनल कॉस्ट है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट, if a firm produces 200 units of commodity X by employing 10 workers and 240 units of the same commodity by employing 12 workers, then the average product of the worker is, simply average product पूछा है और अगर हम लोग average product के फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, change in total product divided by change in quantity। तो change in total product की अगर हम लोग बात करें TP की, तो पहले TP 200 था, अब कितना हो गया 240, तो 240 डिवाइडेड बाय 240 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 10, तो इससे सीधे सीधे आ जाएगा 40/2 और 20। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 20। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सेलिंग कॉस्ट, ग्रुप बिहेवियर, होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। हमसे क्या पूछा है, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूछा। और परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग क्या करते हैं, हर किसी का कंपटीशन होता है एक ही प्रोडक्ट को लेकर के, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता, ना कलर में, ना साइज़ में, ठीक है, ना क्वालिटी में। तो बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की, तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कहाँ आ जाता है बेटा, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में। बट यहाँ हमसे परफेक्ट पूछा है तो परफेक्ट के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा होमोजीनियस प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पे ना बेसिकली प्रोडक्ट का किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता है, वहाँ इस चीज़ का कंपटीशन होता है कि कौन कितने कस्टमर्स बना सकता है। ठीक। नेक्स्ट, in the case of a perfectly competitive firm, the demand curve for product is elastic, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। पहले हम लोग कर्व बना करके देख लेते हैं। अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो इस तरीके से कर्व बनता है। पहले ही हमने बताया कि उसमें आप प्राइस मेकर नहीं होते, आप क्या होते हो, प्राइस टेकर। तो ये आपकी प्राइस है और उसी पे आपकी क्वांटिटी सेल होंगी। तो ये क्या हो गया बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनाइट, एंड इन्फिनाइट मतलब परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है। नेक्स्ट, कार्टेल इज़ वन फॉर्म ऑफ। अगर कार्टेल की बात करें तो पहले कार्टेल का मतलब समझ लेते हैं कि कार्टेल इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन फर्म्स जॉइंटली फिक्सेस द प्राइस एंड आउटपुट विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट। हमने क्या बोला, कार्टेल मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है फर्म्स का जो कि मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी प्राइस होगी और हम कितना उसको मार्केट में सेल करेंगे, कितना आउटपुट सेल करेंगे, सो दैट हम सबके सब प्रॉफिट अर्न कर सकें। जैसे हमने बोला, जैसे मान लो 3 फर्म है ABC और तीनों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने प्रोडक्ट को 10 रुपये पे बेचेंगी और हर कोई मैक्सिमम कितना बेच सकता है, 100 यूनिट। तो इससे क्या होगा कि हर कोई इक्वली प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएगा एंड जॉइंट प्रॉफिट बन पाएगा। तो ये होता है अंडर कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली में बेसिकली आप इस तरीके से एक ग्रुप बनाते हो और ग्रुप बना करके आप पूरे ग्रुप के बारे में सोचते हो जहां आप आउटपुट एंड प्राइस खुद फिक्स करते हो। ठीक। नेक्स्ट, डायनामिक प्राइसिंग इज मोस्टली फॉलोड बाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कुकिंग गैस सप्लाइंग कंपनीज, ऑनलाइन कंपनीज और ब्रांड नेम फूड कंपनीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑनलाइन कंपनीज। रीजन बीइंग, हमसे क्या पूछा अबाउट डायनामिक प्राइसिंग, और डायनामिक मतलब जो कि चेंज होती रहती है, जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है।
ऑनलाइन कंपनीज जो हैं वो हमेशा अपने प्राइस को चेंज करते हैं, कभी 10% का डिस्काउंट दे देंगी, कभी 20% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। बट बाकी जितनी भी कंपनीज जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, कुकिंग गैस सप्लाइंग, ब्रांड नेम फूड, ये लोग फ्रीक्वेंटली अपने प्राइस को कभी भी चेंज नहीं करते, ठीक। नेक्स्ट, PT इज इक्वल टू MV इज इक्वेशन सजेस्टेड बाय JM कीन्स, AW फिलिप्स, इरविंग फिशर और AC पिगू। इसका आंसर क्या होगा बेटा? इरविंग फिशर। बेसिकली अगर सप्लाई मनी या फिर मनी सप्लाई की बात करो तो मनी सप्लाई के बारे में जो आपका इक्वेशन दिया गया है वो किसने दिया था? फिशर ने, ठीक है। नेक्स्ट, all the following functions are associated with commercial bank except that commercial bank cannot issue paper notes, commercial bank act as a banker to the government, commercial banks are mostly privately owned and privately managed, to accept deposit from the public, it is a most important function of a commercial bank। तो इसका आंसर क्या होगा? A, कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू पेपर नोट, क्योंकि ये किसका काम है? ये काम है सेंट्रल बैंक का। जैसे हमारे इंडिया के लिए RBI है तो ये उनका काम है, ये कमर्शियल बैंक का काम नहीं है कि वो पेपर नोट इशू करे। नेक्स्ट, ग्रेशम्स लॉ इज ट्रू वेयर ओनली बार्टर सिस्टम ऑपरेट्स, ओनली पेपर करेंसी ऑपरेट्स, ओनली मेटल करेंसी ऑपरेट्स और बोथ पेपर एंड मेटल करेंसी ऑपरेट्स। इसका आंसर होगा D, बोथ पेपर एंड मेटल करेंसी ऑपरेट्स। रीजन बीइंग हमसे क्या पूछा? अबाउट ग्रेशम लॉ। एंड अगर हम ग्रेशम लॉ की बात करें तो ये लॉ क्या स्टेट करता है कि जो बैड मनी है वो ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, है ना। सर्कुलेशन, ये हम तुम लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, तो ये किस मनी की बात कर रही है? बोथ पेपर एंड मेटल करेंसीज, दोनों के बारे में बात कर रही है, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं। नेक्स्ट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट price level is directly proportional to money supply, price level is inversely proportional to money supply, price level is not related to money supply, price level is inversely related to money demand। तो इसका आंसर क्या होगा? बट ऑब्वियस A, प्राइस लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पूछा है, इसके बारे में हमें पता ही है कि प्राइस लेवल हमेशा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किससे? मनी सप्लाई से। नेक्स्ट, द ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय JM कीन्स and P.A. Samuelson, Adam Smith, Alfred Marshall और रॉबिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, JM कीन्स एंड P.A. Samuelson, है ना। क्योंकि किसकी बात हुई है? ग्रोथ की, और ग्रोथ की डेफिनेशन इन्होंने दी है। एडम स्मिथ ने क्या दी थी बेटा? एडम स्मिथ ने दी है वेल्थ डेफिनेशन, ये भी तुम लोग लर्न कर लेना साथ ही साथ। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या दी है? वेलफेयर की डेफिनेशन। एंड रॉबिन्स का तो हम सबको पता है कि रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी है रिलेटेड टू स्कैरसिटी, ठीक है। तो ग्रोथ की अगर बात हुई तो ग्रोथ किसने दी है? कीन्स एंड सैमुएल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड वेरीज डैश विद प्राइस, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रोपोर्शनेटली और इन्वर्सली। बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा? इन्वर्सली, क्योंकि हमें पता है कि डिमांड और प्राइस में किस तरह का रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। मतलब अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा तो पहला इंक्रीज होगा, ठीक है। When excess demand occurs in an unregulated market, there is a tendency of price to rise, quantity supplied to decrease, quantity demanded to increase और price to fall। इसका आंसर क्या होगा? प्राइस टू राइज। देखो क्या पूछा है, कह रहा है एक्सेस डिमांड। अगर डिमांड बढ़ जाए, एक्सेस हो जाए डिमांड इन एन अनरेगुलेटेड मार्केट, ठीक है, अचानक से लोग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा दें कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो जितने सप्लायर्स के पास वो अवेलेबल होगा वो क्या करेंगे? उसकी प्राइस को बढ़ा देंगे ना, बढ़ाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइस टू राइज। नेक्स्ट, in the case of inferior goods, the consumer purchases less with increase in income, purchases less with decrease in price, purchases more with increase in income और purchases more with decrease in price। इसका आंसर होगा A, purchases less with increase in income। रीजन भी हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है? अबाउट inferior goods। और inferior goods मतलब बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो कि क्वालिटी वाइज उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम क्या करेंगे? इन्फीरियर की जगह, मतलब इन्फीरियर से शिफ्ट होते जाएंगे टुवर्ड्स सुपीरियर, है ना।
तो ये कब होगा, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तब। नेक्स्ट देखो बोला परचेजेस लेस विद डिक्रीज इन प्राइस, ऐसा तो होता ही नहीं है, भले उसकी प्राइस घटती जाए पर हम उसकी डिमांड नहीं बढ़ाने वाले, हमें जितनी ज़रूरत हम उतनी ही परचेज करेंगे। परचेजेस मोर विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो क्या हम इंफीरियर गुड्स खरीदेंगे, लो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेंगे, कभी नहीं। हम लोग किस तरह का गुड्स खरीदना पसंद करेंगे, सुपीरियर गुड्स। एंड परचेज मोर विद डिक्रीज इन प्राइस, ना तो परचेज लेस होगा ना परचेज मोर होगा, हम हमेशा इन्फीरियर गुड्स उतना ही खरीदते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परचेजेस लेस विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, नेक्स्ट, लेट अ फर्म एम्प्लॉयज 10 laborers टू प्रोड्यूस 150 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। If 11 laborers are employed to produce 166 units of output, then the marginal product is, हमसे क्या पूछा, मार्जिनल प्रोडक्ट पूछा है। और मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे हम लोग अगर बात करें तो TPN माइनस 1 होता है फॉर्मूला। तो TPN कितना हो गया 166 और उसके पहले वाला कितना है 150, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। क्लियर। A rational producer produces in that region where MPP of the fixed input becomes negative, MPP of the variable input becomes negative, MPP of the fixed input becomes increasing और MPP of the variable input becomes डिक्लाइनिंग। देखो फिक्स्ड इनपुट से तो वैसे भी हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग फिक्स की बात करें, मार्जिनल की अगर बात करें तो हम लोग किसकी बात करेंगे, अगर हम लोग मार्जिनल की बात कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा बात करेंगे वेरिएबल की। ठीक है, एक रैशनल प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, एक रैशनल प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि अगर हम एक यूनिट बना रहे हैं और उससे शिफ्ट होकर के हम दूसरी यूनिट पे जाएं, तो ये जो एक एडिशनल यूनिट हम बना रहे हैं इसके लिए हमारा हमेशा जो वेरिएबल इनपुट लगेगा, मतलब जो बाहर से रॉ मटेरियल लगेगा वो हमेशा कम लगे। हमेशा यही चाहोगे ना कि भाई अगर आपको एक एडिशनल यूनिट बनानी है तो ठीक है बनाएंगे, पर कब ज़्यादा बनाना पसंद करेंगे, जब हमारी उसमें इनपुट कम से कम लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम्स डिक्लाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ फर्म doubles all inputs and output doubles as well. The firm is subject to constant return to scale, increasing return to scale, decreasing return to scale और economies of scale. But obviously इसका आंसर क्या होगा, constant return to scale, क्योंकि इसमें यही होता है। देखो इनपुट आउटपुट का अगर ये भी 100% से बढ़ा और ये भी 100% से बढ़ गया, मतलब अपने इनपुट 100% लगाया तो आउटपुट भी 100% से बढ़ रहा है, तो ये किस तरह का रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट। अगर मान लो इनपुट तुमने 100% से बढ़ाया होता और आउटपुट 120% से बढ़ जाता तो ये इंक्रीजिंग होता। अगर मान लो आपने इनपुट लगाया होता 100% इंक्रीज़ किया हो जाता, अगर आपने इनपुट 100% से इंक्रीज़ किया होता और आपका आउटपुट भी इंक्रीज़ होता पर सिर्फ 80% से, तो इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस खत्म होने वाला है, 3-4 क्वेश्चन और। एज आउटपुट इंक्रीजेस AFC of a firm increases, remains constant, continuously declines और initially increases, afterward declines। हमें पता है कि अगर हम AFC का कर्व बनाए तो AFC का कर्व हमेशा कैसे बनता है, ऐसे डाउनफॉल, बट क्या ये कभी भी जीरो को टच करेगा, इस लाइन को एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइंस। ठीक, Which are the first order condition for the profit of a firm to be maximized? AC is equal to MR, MC is equal to MR, MR is equal to AR और AC is equal to AR, but obvious marginal cost is equal to marginal revenue। ये पहली कंडीशन थी और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व टच करेगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम द बिलो। ठीक है, तो पहली कंडीशन पूछा तो पहली कंडीशन क्या है, MR is equal to MC या MC is equal to MR। ठीक, नेक्स्ट, opportunity cost is measured in terms of optional cost that has been avoided, negative cost that has been sacrificed, accounting cost that has been paid और next best alternative that has been foregone। ये एक टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता है, सबको रटा रटाया है कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट हैज़ बीन फोरगॉन। मान लो हमें एक जॉब ऑफर हुई, उसके लिए हमें 50,000 वो पे करेंगे, और मेरे पास एक और ऑप्शन है कि हम बिज़नेस करें और 60,000 अर्न करें, 60,000। तो बट ऑब्वियस हम क्या करेंगे बेटा, बिज़नेस करेंगे, ये तो क्लियर है। ठीक है, बट इस बिज़नेस करने के लिए ये जो ऑप्शन हमने स्किप किया है, ये मेरे पास क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमको छोड़ना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि हमें बिज़नेस करना है, तो इसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, LSE कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यू शेप्ड, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस। देखो अगर LSE कर्व की बात करें ना,
ऐसे छोटा छोटा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो ये जो मेरा टच हो रहा है ये हो जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो बट ऑब्वियसली किस शेप में है बेटा, यू शेप्ड में, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चंस में अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। इसके अलावा देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स हम आप लोग को क्लियर करते जा रहे हैं, बट जो आपका रिविजन सेशन आप लोग चला रहे हो फॉर सितंबर 2020 वो तो आप चलाओ, बट उसके साथ ये क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको आपकी प्रैक्टिस के बारे में पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में आप लैक कर रहे हो, सो दैट उस टॉपिक को आप दोबारा से रिविजन कर सको। एंड क्योंकि पूरा MCQ सेशन आपका आने वाला है 6 सितंबर 2020 को, तो फिर आज सच कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्लियरली आपको एक एक टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन देखो ICMAI के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चंस 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना, ठीक है। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।